श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक में आप लोगों का स्वागत है। मैं राय सर जी समाजशास्त्र इंटरमीडिएट के विषय को थोड़ा सा आपके सामने डायरेक्शन उसका देंगे, बताएंगे कि समाजशास्त्र होता क्या चीज है। समाजशास्त्र के माध्यम से आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस भारतीय समाज में रहते हैं, वो भारतीय समाज क्या चीज है। तो आपका पहला लेसन है भारतीय समाज की संरचनात्मक व्यवस्थाएं। तो भारतीय समाज बना कैसे, भारतीय समाज की परिकल्पना हुई कैसे, इसमें कौन कौन से तत्व सहायक हैं, तो हम आपको लेकर के चलते हैं विषय की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए तो कि भारतीय समाज की सबसे पहली परिकल्पना समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसे अरस्तु जी ने कहा है। अरस्तु एक समाजशास्त्री हैं जो यूनान का रहने वाले थे। तो भारतीय समाज के बारे में उसने यही बोला है, समाजशास्त्र के बारे में उसने कहा है मनुष्य सामाजिक प्राणी। यही अरस्तु कहता है निज स्वभाव और आवश्यकता बस वह समाज में रहता है। अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर ने भी इसको बोल दिया है। तो ऐसी परिकल्पना के अंतर्गत आपको हमें बताने की कोशिश करेंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी हम सब समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा समाज से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इसी वजह से हमारी मजबूरी होती है। चाह करके भी कोई व्यक्ति कह दे कि हम समाज से सहयोग नहीं करेंगे, हम समाज में रहेंगे नहीं, तो एक कदाचित सत्य नहीं है। अर्थात आपको जीना है तो समाज में रहना है। समाज में वही व्यक्ति नहीं समाज को आवश्यकता है, वही व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता है। या तो वह पागल होगा या तो वह भगवान है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है। अर्थात समाज हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहां तक कि मानव की तो बात छोड़ दीजिए, पशुओं तक में समाज पाया जाता है, चींटियों में समाज पाया जाता है, पक्षियों में समाज पाया जाता है, यहां तक कि जंगलों में भी समाज पाया जाता है, पेड़ पौधों में समाज पाया जाता है। तो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, तरीका है। तो समाज के अंतर्गत आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं। अगर हम ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पशु को चराने जा रहा है और वह कई पशुओं के साथ अपने पशु को चराने गया और एक दिन वह अकेले अपने पशु को लेकर के जाता है, तो उसका पशु अपने उस झुंड में जाने के लिए भागना शुरू कर देता। यह है समाज। तो भारतीय समाज की परिकल्पना कैसे हुई, भारत में सामाजिक व्यवस्था स्थापित कैसे हुई। तो भारत में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का पहला व्यवस्था था समाज की जो परिकल्पना होती है तो यह होता है विवाह। यहां तक कि रूसों ने भी कह दिया है कि जब समाज की अवधारणा शुरू की गई, समाज की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई, पहले का मानव आदिम था, जंगली था, और ऐसे में जो शक्तिशाली होता था वह एक दूसरे कमजोर को अपने अधीन कर लेता था। तो तमाम नुकसान इससे होता था। अंत में आप उसे कह सकते हैं कि वो जंगल राज था। जंगल राज से होता है कि शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को रहने नहीं देता है, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस तरह समाज की स्थापना की गई। समाज ऐसे नहीं आया। समाज की स्थापना करने के लिए बड़े बड़े नीतिज्ञों ने, आवश्यकताओं ने, व्यवस्थाओं ने व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि ऐसे जंगल राज से काम नहीं चलेगा। आप सबको संगठित होकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं को, सुख दुख का ध्यान रख करके आप सबको संगठित करना होगा। वही संगठित व्यवस्था लोगों की आवश्यकता हुई और वही आवश्यकता एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम करने लगा और ऐसे में समाज की स्थापना हो गई।
तो इस तरह से सामाजिक संबंध एक दूसरे का बने कैसे? तो भारतीय समाज की व्यवस्थाओं में आपको भारतीय समाज के अंतर्गत बहुत सारे समाज भी हैं, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, जैन समाज हो गया, बौद्ध समाज हो गया, वैष्णव समाज हो गया। तो इस तरह इन सब सारे समाजों का परिकल्पना और विश्लेषण हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय समाज के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, इन व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है? विवाह। विवाह क्या होता है? दो, एक से अधिक या एक स्त्री या एक पुरुष या दो विषम लिंगियों के बीच में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आपसी संबंध के माध्यम से जो यौनिक सिस्टम होता है, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उसे स्थापित करने की परिकल्पना ही विवाह कहलाता है। विवाह दो विषम लिंगियों को आपसी सहमति से, कानूनी प्रक्रिया से, सामाजिक निर्देशन के आधार पर संतति पैदा करना, समाज को आगे बढ़ाने का जो एक व्यवस्था होता है, उसी को हम विवाह कहते हैं। तो विवाह, तो आप लोगों को बताइए कि विवाह क्या है? यानी दो विषम लिंगियों का मेल सामाजिक और कानूनी तरह से स्वीकृति प्रदान जो व्यवस्था होती है, उसे हम विवाह कहते हैं। अब विवाह प्रायः दो प्रकार का होता है, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह में क्या होता है? एक स्त्री और एक पुरुष होते हैं। बहुविवाह में क्या है? एक स्त्री, बहुत सारे पुरुष, या एक पुरुष, बहुत सारी स्त्रियां का भी प्राविधान है समाज में विवाह का। इसके अलावा धर्म के आधार पर जब हम विवाह का विश्लेषण करेंगे तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ विवाह के आधार को हम लेकर के चलते हैं। विवाह का आधार क्या है? विवाह एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक तरीका है, जिसे हम सब लेकर के करने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर हम सब उन व्यवस्थाओं में चला करते हैं और समाज की परिकल्पना होती है, समाज का संगठन होता है, समाज का निर्माण होता है, तो हम उसे लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो विवाह में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के आपसी समझौते के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हैं और संतति पैदा करते हैं। विवाह के बहुत सारे उद्देश्य भी हैं। यौन संबंधों की पूर्ति, संतति को प्राप्ति। प्रायः हमारे समाज में, आज सारे समाजों में विशेषता पाई जाती है कि हमारी वंशावली चलने के लिए जो है हम विवाह का प्राविधान बनाते हैं। तो परिवार किस आधार पर चलता है? मातृसत्तात्मक भी परिवार होता है, पितृसत्तात्मक भी परिवार होता है। तो ऐसे में जो है जब विवाह किया जाता है, विवाह के बाद बच्चों का जन्म होता है और धीरे 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 व्यवस्था बढ़ने लगती है। वही बढ़ करके व्यवस्था एक दूसरे स्टेप में आ जाती है, जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार क्या है? एक से अधिक पुरुष, एक से अधिक स्त्रियां जब एक निजी व्यवस्था के अंतर्गत आपस में रह करके, एक पिंड में रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, तो आप उसे कह सकते हैं कि परिवार है। परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जहां से व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं का निदान हो जाता है। परिवार जन्म से लेकर के मृत्यु तक
कि हम आपके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, परिवार में पालन पोषण होता है, परिवार में विवाह होता है, परिवार के आर्थिक प्रक्रियाओं का प्रयोजन बनाता है और परिवार में ही रहते अंततोगत्वा अपने जीवन को समाप्त भी कर देता है। तो परिवार की सारी विशेषताएं होती हैं। बिना परिवार के हमारे समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में भारतीय समाज की परिकल्पना के अंतर्गत, भारतीय समाज की विशेषता के अंतर्गत परिवार का होना नितांत आवश्यक है। अब भारतीय समाज की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? भारत गांवों का देश है। भारत में ग्रामीणों की प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रामीण लोग यहां ज्यादा हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि भारत गांव का देश है। हमारा समाज ग्रामीणों का समाज है और गांव में हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जहां मुख्यतः कृषि करना, पशुपालन करना, अन्य व्यवसायों तक को हम करते हैं। तो रक्त संबंध के आधार पर परिवार, विवाह और ग्रामीण अंचल की व्यवस्था में रह करके अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बनाते हैं। तो इस तरह से परिवार हो गया। परिवार के बाद ग्रामीण समाज की स्थापना की जाती है। ग्रामीण समाज के बाद शहरीकरण होता है। अब ये शहरीकरण क्या है? शहरीकरण बच्चे जहां पर औद्योगिक संस्थाएं हो, सड़कों का चकाचौंधीकरण हो, अपनी सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यवस्था हो, उद्योग हो, या सारी आवश्यकताएं जहां पूरी हो जाती हो, ऐसे व्यवस्था, यातायात की सुविधा हो, उसे हम शहर कहते हैं। खैर, आज भारतीय समाज में ग्रामीण से शहरीकरण होता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, तो गांव की परिकल्पना धीरे धीरे शहरों में बदलती जा रही है। तो इस तरह से आज शहरीकरण तेजी से होता जा रहा है। बड़े बड़े महानगर पैदा होते जा रहे हैं। महानगरों में मुख्यतः जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से मद्रास हो गया, तो ये सब बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए कुछ बाजार वो भी बड़े बड़े शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो हमारे भारतीय समाज की विशेषता के अंतर्गत विवाह, परिवार, ग्रामीण समाज, शहरीकरण की व्यवस्थाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब है लैंगिक संवेदनशीलता। यदि भारतीय समाज की एक विशेषता है, लैंगिक संवेदनशीलता क्या है? स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, भाई का बहन के प्रति, मां का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, यानी यहाँ रक्त संबंध जो है वो बड़ा मधुर होता है। पूरे वर्ल्ड की बात हम बता रहे हैं आपको। भारत एक ऐसा देश है बच्चे जहां पर संवेदनशीलता कुछ ज्यादा ही माना जाता है। हमारे राष्ट्र में, भारतीय समाज में हम परिवार के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने गांव के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थात भारतीय समाज की विशेषता के अंतर्गत सबसे प्रमुख विशेषता आपको ये बता दे रहे हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता ज्यादा पाई जाती है। संवेदनशीलता क्या होता है? सुख दुख, परेशानियों में, कार्यक्रमों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग
उसे हृदय से स्वीकार करता हो। जैसे भाई, एक भाई को चोट लगा, दूसरा भाई उसके सहयोग में आ जाता है। माँ अपने कई बच्चों का पालन पोषण बड़ी तन्मयता के साथ कर लेती है। तो इस तरह की विशेषताएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं। संवेदनशीलता का ही एक परिणाम रहा है कि हम भारत में पुरुषों को भी उतना ही तवज्जो देते हैं जितना तवज्जो स्त्रियों को, यानी स्त्री और पुरुष में हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा विभेद नहीं किया जाता है। सम्मान दोनों का समान किया जाता है। स्त्री का भी सम्मान इस हिंदुस्तान में है और पुरुष का भी सम्मान, यानी दोनों का सामंजस्य है। और वही सामंजस्य जिसे हम संवेदनशीलता कर सकते हैं, जिसे लैंगिक संवेदनशीलता कहा जाता है। स्त्रियों को तो यहाँ इतना सम्मान दिया गया है भारत में कि यहाँ तक कह दिया गया है कि जहाँ स्त्रियां निवास करती हैं देवता भी वहीं निवास करते हैं, ऐसा स्लोगन बोला गया है। और इससे भी स्लोगन आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसे माँ की उपाधि मिली हुई है। तो ये संवेदनशीलता का ही परिणाम है। सैंधव सभ्यता से आपको लेकर के आएंगे तो उस समय भी मातृ देवी की पूजा यहाँ हुआ करती थी भारत में। तो भारत में लैंगिक असमानता नहीं है, लैंगिक संवेदनशीलता की व्यवस्थाएं यहाँ निरंतर चलती रहती है। इसके बाद भारतीय समाज की और भी कुछ विशेषताएं आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वर्ण व्यवस्था हो गया। वर्ण, भारत में वर्ण भी जो है प्रायः ये वर्ण क्या होता है, वर्ण करना यानी चुनाव करना। भारत में वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से चला रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है। तो वर्णों की संख्या प्रायः 4 हुआ करती है। सबसे पहले क्या है, ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। अर्थात वर्ण हमारे देश में 4 है। उन चारों वर्णों में सबसे प्राथमिक वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत एक ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण वर्ण क्या है? ब्राह्मण का मतलब किसी जात से नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान। हमारे समाज को चलाने के लिए, भारतीय समाज को चलाने के लिए यहाँ की सामाजिक वेत्ताओं ने एक व्यवस्था बनाई ताकि समाज में तकरार मत हो, समाज में लोग प्रेम सौहार्द की भावना से आगे निरंतर बढ़ते रहें। तो इसके लिए जो है वर्ण का सृजन किया गया और उस वर्ण में सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण। सामाजिक व्यवस्था को लोग करते इकट्ठा किया गया। अब उसमें बताया गया भाई कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं है, यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया वो ब्राह्मण कहलाने लगा, ऐसा कदापि नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इसे तो बाद में इसमें विकृतियां आ गई, वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, समाज के लोगों ने संगठित होकर के कहा कि जो समाज को शिक्षा देने का काम, वैदिक मंत्रों को पढ़ने का काम, समाज को सही मार्ग पर चलाने का काम जो व्यक्ति समूह करेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा। तो समाज के कुछ वर्गों ने क्या किया, कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई हम समाज में शिक्षा देंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और शिक्षा समाज को देंगे भी, देवी देवताओं का स्तुतिकरण करेंगे,
कोशिश करेंगे तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहा गया। अर्थात जो शिक्षा देने का काम, शिक्षा लेने का काम, समाज को सद्मार्गों पर चलाने का काम जिसने किया उन्हें ब्राह्मण कहा गया, वो ब्राह्मण है। इसके अलावा एक दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में क्या है, एक दूसरा वर्ग आया, इसने कहा कि भाई हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हमारे पास उतना दिमाग नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं शिक्षा दूं। हम एक काम करेंगे, पूरे समाज की सुरक्षा करेंगे, राजशाही व्यवस्था स्थापित करेंगे, समाज के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होने देंगे। भारत के पूरे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति विशेष क्यों न हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हम उनकी सुरक्षा रखेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। तो इनका काम हो गया शासन करना। किसका काम? क्षत्रियों का काम हो गया कि हम शासन तंत्र चलाएंगे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसी परिकल्पना दूसरे वर्ण के लोगों ने किया, क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने किया। अब तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण है बच्चे वैश्य। एक वैश्य कौन है? वैश्य, इसे श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बड़ों की उत्पत्ति कर्म के आधार पर हुई है, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है गीता के 318वें श्लोक में इस तरह का शब्द उसने बोल दिया है कि कर्मों के आधार पर हमने सबको पैदा किया है, जो जैसा कर्म किया उसे हमने उस वर्ण में रख दिया। तो तीसरा वर्ण जो है वैश्य वर्ण होता है। वैश्य क्या कहलाते हैं? वैश्य कौन है? वैश्य होता है व्यापार करना, व्यवसाय करना। समाज का तीसरा वर्ण जो होता है वैश्य जिसे हम कहते हैं, उसने कहा कि भाई मैं शिक्षा नहीं दूंगा, मैं लोगों को विद्या का पाठ नहीं पढ़ा। अर्थात वैश्य ने बोला कि मैं न तो शिक्षा दे सकता हूं, न तो किसी समाज के किसी व्यक्ति विशेष की रखवाली कर सकता हूं, मेरे पास इतना पौरुष नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समाज के लोगों ने, समाज को निर्मित करने वाले पुरोधियों ने, पुरोधाओं ने एक कहा कि भाई जब तू शिक्षा नहीं दे सकता है, समाज की रखवाली नहीं कर सकता है, तो फिर पेट का पालन तो कर ही सकते हो। अर्थात वैश्य लोगों ने कहा, एक सामाजिक समुदाय के लोगों ने कहा कि हम समाज का पालन करेंगे, पोषण करेंगे, अन्न की कमी कभी नहीं होने देंगे, उद्योग करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। अर्थात मैं अपने देश में अनाज, धन, धान्य की कमी नहीं होने दूंगा, हम व्यापार करेंगे। अर्थात तीसरा वर्ण जो था वो वैश्यों का होता है, जो व्यापार करते हैं। चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्र का मतलब सबसे निम्न वर्ण नहीं है। चार वर्णों में जितनी समानता आप ब्राह्मण वर्ण को दे रहे हैं, क्षत्रिय वर्ण को दे रहे हैं, वैश्य वर्ण को दे रहे हैं, शूद्र का भी उतना ही सम्मान है, उतना ही महत्व है। भारतीय समाज के अंगों में जो चौथा अंग शूद्र का है, वह किसी से एक पॉइंट भी कम नहीं है। शूद्र के लोगों ने क्या कहा? मैं शिक्षा नहीं दूंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, समाज की रखवाली नहीं करूंगा, शासन नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, हम तीनों वर्गों की सेवा करेंगे। हम भारतीय समाज के जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम इनकी सेवा करेंगे। तो
ग्रंथों के अंतर्गत, ऐतरेय ग्रंथ के अंतर्गत, उपनिषदों के अंतर्गत ये भी कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैंने चारों वर्णों को पैदा किया है। अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया, पेट से वैश्य को पैदा किया और पैर से शूद्र को पैदा किया। इसके अलावा वर्ण का अर्थ होता है कलर, यानी रंग भी आप कर सकते हैं। जब वर्णों की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर बोला है, ब्रह्मा जी ने कर्म को न छोड़ करके बल्कि एक विराट पुरुष के मुख, भुजा, पेट और पैर से इनकी उत्पत्ति बताई है। लेकिन कुछ विद्वानों ने यह कहा है, कुछ ग्रंथों में यह मिला है कि ब्राह्मण गोरे रंग का होता है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, यानी गौर वर्ण के। भारतीय समाज में जो लोग गोरे थे, श्वेत थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जिनका कलर लाल रंग का था, जो रक्त वर्ण के थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जिनका रंग पीले कलर का था, पीले रंग का था, पीतांबर था, ऐसे में जो है उन्हें वैश्य कहा गया। और चौथा वर्ण रंग के आधार पर, जिनका रंग काला था, ब्लैक था, उन्हें शूद्र कहा गया। इस तरह से वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण क्या है, आप लोगों को हमने बताया। अब अगले वीडियो में आश्रम क्या है, कितने हैं, आश्रम की विशेषता क्या है, आदि भारतीय समाज के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। कहीं से कोई समस्या अगर आएगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लिक कर सकते हैं, जिसे हम समझाने की कोशिश अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।